हेलो लिटिल चैम्प्स, वेलकम टू केमिस्ट्री प्रेप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का पार्ट 2। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि हमारी केमिकल काइनेटिक्स के में क्या होता है, फिजिबिलिटी, एक्सटेंट और लाइन टू लाइन हम ये सब डिस्कस कर चुके थे। अब हमें देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर तुमने रेट इक्वेशन सबसे पहले लिखी, ठीक है, रेट इक्वेशन में तुम क्या देखते हो कि रेट जो होता है उसे हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं, जो कि क्या होता है ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब ये जो एक्स और वाई हैं ये जो होते हैं वो जनरली इक्वल हो भी सकते हैं तुम्हारे रिएक्टेंट के और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो तुम्हारा जो सम होएगा एक्सपोनेंट्स का जो कि एक्स प्लस वाई है, ये स्टिकोमेट्रिक इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अभी ये पता चलेगा कि कब होएगा और कब नहीं होगा। ठीक है, जो सम होते हैं एक्सपोनेंट के, जैसे एक्स प्लस वाई जो होता है वो तुम्हें क्या देता है, ओवरऑल ऑर्डर देता है। मान लो अगर ये भी माना है ये भी माना है, तो तुम्हारी ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, मतलब कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये। ठीक है, उसके बाद और एक्स और वाई जो है ये तुम्हारे क्या होती हैं, पावर्स होती हैं, जो कि तुम्हारे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होती हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब कि सम ऑफ द पावर, जो भी सारी पावर्स हैं उसका सम करना है। सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की सारी पावर का सम करना है इन द रेट लो एक्सप्रेशन, वही हमें क्या देता है, ऑर्डर देता है। हमें क्या करना है, सम करना है किसका, पावर्स का, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो हमें करना है लाइक एक्स प्लस वाई कर रहे हैं तो वो क्या है, पावर्स है किसकी, तुम्हारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। तो उसे बोल देते हैं हम जनरली ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। अब ऑर्डर जो होता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है एंड इवन अ फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, मतलब कि रेट जो है रिएक्शन का वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे कि हम क्लास की स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे थे कि रेट जो होता है अगर वो डिपेंड नहीं कर रहा तुम्हारी कंसंट्रेशन पे, तो वो क्या होती है, तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो होते हैं इंडिपेंडेंट, जो कि होते हैं कि न्यूट्रल जीने वाले, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, अपने में ही जी रहे होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन। देखो अब जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब इसने रेट कांस्टेंट दे दिया के ए की पावर 1/2, तो तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू को सम करने पे ही तुम्हारा ऑर्डर आता है, तो इसका सम कर दो, हाफ प्लस 3/2, तो तुम्हारा सम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ये से क्या है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। वैसे अगर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो वो हाफ आ जाएगा, तो हाफ क्या है, मतलब हाफ ऑर्डर रिएक्शन है उसका। हमने अभी डिस्कस किया जो ऑर्डर होता है वो तुम्हारा फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, बट जो तुम्हारी मॉलिक्यूलरिटी होती है वो तुम्हारी नहीं होती है। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो तुम्हें ट्रू पिक्चर नहीं देती है कि तुम्हारी रिएक्शन कैसे चलेगी। ठीक है, वो तुम्हें कभी नहीं बताएगी। जैसे कि मान लो मैंने a प्लस बी कर दिया, 2a प्लस बी गिव अस c, तो ये तुम्हें कुछ ट्रू पिक्चर नहीं दे रही कि रिएक्शन कैसे जा रही है, मतलब एक स्टेप में जा रही है या 2 स्टेप में जा रही है। ये तो हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि अगर हम जिंक वाली देखें तो हम नेट रिएक्शन लिखते हैं, तो तुम बता सकते हो कि इसमें ऑर्डर हाफ रिएक्शन भी हो रही है, ऑर्डर सेकंड मतलब कि 2 रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो हम नहीं बता सकते बेसिकली। तो रिएक्शन जो होती है वो अगर वो 1 स्टेप में हो रही है, ठीक है, एक स्टेप में हो रही है, तो उसे बोलते हैं एलिमेंट्री। एलिमेंट्री जैसे कि जो सिंपल लोग होते हैं, ठीक है, जो एक ही स्टेप में कर लेते हैं। और कुछ होते हैं कि उनको बहुत सारे स्टेप लगते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नाम से पता चला, मतलब कॉम्प्लेक्स है तो उससे एक से ज्यादा स्टेप लगेंगे। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और तुम्हारी मोलिकुलरिटी, मतलब एक हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, जो एक ही स्टेप में हो जाए, और एलिमेंट कॉम्प्लेक्स होती हैं जो मोर देन 1 स्टेप में हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें दीज में भी कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकती है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होती है, ए गिवर्स बी गिवर्स सी, मतलब कि एक फ्लो में चल रही है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। जैसे कि ऑक्सीडेशन कर दिया हमने इथेन का, किसमें, CO2 एंड वाटर पासिस करेंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेप क्या होगा, अल्कोहल एल्डिहाइड एंड फॉर्मेशन। मतलब कि तुमने क्या किया, इथेन का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, किसमें, तुम्हारे मतलब कि CO2 में कन्वर्ट होगा एंड वाटर पास करने पे हमें एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। मतलब कि तुम ये समझो कि कॉन्जिक्यूटिव स्टेप में ये भी होता है कि ए बना पहले, ए से फिर बी बन जाएगा, फिर सी बन जाएगा। अब ये जो बी होगा वो तुम्हारा इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स रिएक्शन भी हो सकते हैं और साइड रिएक्शन भी हो सकते हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि पहले वो आगे गई फिर वो रिवर्स आ गई। ठीक है, ए गिवर्स बी। ठीक है, ये रिवर्स रिएक्शन होती है। जैसे कि अमोनिया देख लो तुम। उसके बाद होती है साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन होती है जो ए है वो तुम्हारा बी भी बना रहा है, सी भी बना रहा है, तो ये होती है
साइड रिएक्शन। जैसे कि अगर तुम नाइट्रेशन कर दो फिनोल की तो तुम्हें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल भी मिलेगा और पैरानाइट्रोफिनोल भी मिलेगा। जैसे नाइट्रोटेशन करने पे, जैसे अब तुम आगे कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में अगर तुम एक्सपेरिमेंट करते हो नाइट्रेशन का फिनोल का, तो तुम्हें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम रेट लिखो, जैसे ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब इन दोनों का सम ही क्या होता है, तुम्हारे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के इक्वल होता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अगर तुम यहाँ से के निकालना चाहो तो आराम से निकाल सकते हो, रेट और उसकी स्टोइकोमेट्री। ठीक है, अगर रेट की तुम्हें वो लिखनी है, लाइक रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो रेट हो गया तुम्हारा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और नीचे क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर एन। तो यहाँ से तुम्हें अगर के की यूनिट निकालनी हो तो तुम लिख सकते हो कंसंट्रेशन, ये ऊपर 1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस एन टाइम का इनवर्स। ठीक है, यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है, और टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, और के की यूनिट जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे कि अब तुम्हें ना निकालना आ गया, तुमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया के का, जो कि क्या है, यूनिट का कंसंट्रेशन 1 की पावर माइनस एन टाइम इनवर्स। ठीक है, अब इसी में n की वैल्यू पुट कर दो, लाइक अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो जीरो कर दो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो 1 कर दो, टू ऑर्डर रिएक्शन है तो सब 2 कर दो। तो यहाँ से तुम k की वैल्यू पुट करते जाओ, तुम्हें कंसंट्रेशन मिल जाएगी। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, मतलब कि यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे जीरो ऑर्डर की निकालनी है तो यहाँ पे पुट करी मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, यही तुम्हारा है। ठीक है, और ना कई बार ऐसा भी आता है क्वेश्चन की तुम्हें यूनिट देके तुमसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो उसको तुम्हें क्रैक करने के लिए ना जनरली के का जो हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है उसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, और जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए सेकेंड इनवर्स हो जाती है, यहाँ से मोल लीटर से मोल लीटर कट जाता है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में मोल इनवर्स होता है, लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाता है। तो तुम क्या करो, इसमें एन की वैल्यू पुट करो और यहाँ से तुम्हारा ऑर्डर निकल आएगा। उसके बाद इसने एक क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम विच ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। अब तुम्हें दो के रेट कांस्टेंट दे दिए, इसने बोला एक तो 2.3 इंटू 10⁵ है, एक 3 है। तो अब इससे क्या पता चला, अब तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई आइडिया नहीं मिलेगा, यूनिट देखो, यूनिट से देखो, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन 1 की पावर माइनस का एन। ठीक है, मतलब मोल लीटर इनवर्स होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे एन की वैल्यू बड़ी है, और कितनी बड़ी है, मोल इनवर्स 1 आया है, तो मतलब कि क्या हो जाएगी, तुम्हारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो तुम इसको ना थोड़ा सोच के आसानी से सोल्व कर सकते हो, पूरा ऐसे निकालने मत बैठ जाना, क्योंकि टाइम सेव करना है हमें एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 3 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्या होता है, अगर तुम याद बहुत बार देखोगे ना चीज़ें तो तुम्हें याद हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स में वही होती है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड के अंदर और नीट के अंदर, तो तुम्हें इन चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाना है माइंडली। उसके बाद आता है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्या होता है, एक वो अनदर प्रॉपर्टी है रिएक्शन की, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड करती है किसको, मैकेनिज्म को, कि मतलब कितने तुम्हारे रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स टेक पार्ट करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन में, वो आपस में कोलाइड भी होने चाहिए, उसी को बोलते हैं हम मोलिकुलरिटी। मतलब कि कितने तुम्हारी रिएक्टिंग स्पीसीज है, लाइक एटम है, आयंस है, मोलिक्यूल्स है, जो कि पार्ट ले रहे हैं तुम्हारी एलिमेंट्री रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती थी, जो एक स्टेप में हो जाती है। ठीक है, अब तुमने बोला कि जो रिएक्टिंग मोलिक्यूल है उन्हें आपस में भी कोलाइड होना चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स हैं जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं और रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं। तो रिएक्शन तुम्हारी तभी होगी जब मोलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करेंगे और एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब रिएक्शन जो हो सकती है वो यूनिमोलिकुलर भी हो सकती है और बाइमोलिकुलर भी हो सकती है। अगर यूनिमोलिकुलर होगी तो मतलब कि उसका रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, सिर्फ एक है, जो तुम्हारा रिएक्टेंट कर रहा है वो क्या है, सिर्फ एक है। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो होती है, यूनि मतलब वन, मतलब कि जो हमारा रिएक्टिंग स्पीशीज है वो क्या है, तुम्हारा वन है। जैसे कि हम डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड की बात कर लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद जैसे अमोनियम नाइट्राइट आ गया तुम्हारा NH4NO2, ये टूट गया N2 प्लस वाटर के अंदर। बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें साइमल्टेनियसली कोलिजन होता है दो स्पीशीज के बीच में। दो स्पीशीज के बीच में जब कोलिजन होता है उसे बोलते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन आयोडाइड है, वो किसमें टूट गया, H2 प्लस I2 के अंदर। ठीक है, मतलब कि अगर तुम ध्यान से देखो इन दोनों रिएक्शन को, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या है कि एक मोलिक्यूल जो है वो तुम्हारा डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि रिएक्शन देखो यहाँ पे कि इन्होंने बोला कि रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर जब रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है, सिर्फ एक इन्वॉल्व है। वहीं बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, साइमल्टेनियस कोलिजन होता है दो स्पीशीज के बीच में। जैसे कि हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ दिया हाइड्रोजन और आयोडाइड के अंदर। ट्राई मोलिकुलर के अंदर क्या होगा, तीन रिएक्टिंग स्पीशीज का कोलिजन होगा। मतलब कि तीन टाइप की रिएक्शन पढ़ ली अभी हमने, यूनि, बाय और ट्राई मोलिकुलर। ठीक है, मोलिकुलर क्या होता है, मोलिकुलरिटी मतलब कि तुम्हारे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो कि कोलाइड कर रहे हैं आपस में और एक रिएक्टिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। देखो जब कोलिजन होगा ना तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये इसकी एक बेसिक कंडीशन है। तो यूनी होगा तो मतलब एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो रहा है। ठीक है, और बाय होगा तो दो मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे, और तीन होगा तो तीन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होके, तीन स्पीशीज जो है आपस में कोलाइड होके एक बनाएंगे। जैसे कि तुम्हारा ये फॉर्मूला हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जो है, the probability that more than three molecule can collide can be is very small। अब तीन मोलिक्यूल से ज्यादा कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए रिएक्शन जो होती है उनकी जो मोलिकुलरिटी होगी, हैंस द रिएक्शन विद मोलिकुलरिटी 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड। ठीक है, तो इसलिए जनरली हम पढ़ते हैं यूनी, बाय और ट्राई। ट्राई से आगे अगर जब हम जाएंगे तो उनको रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीन मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो बहुत स्लो हो जाएगी वो रिएक्शन। इसीलिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन थ्री मोलिक्यूल इन स्टिकोमेट्री मस्ट टेक पार्ट इन मोर देन वन स्टेप। अगर तीन से ज्यादा मोलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो वो एक स्टेप में कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर तुम आपस में अपने दोस्तों का ग्रुप देखो, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे दो या एक या दो, मतलब एक दोस्त है या दो दोस्त है या तीन दोस्त है, तीन दोस्त तक क्या होता है कि हम संभाल लेते हैं। बट मान लो चार पांच दोस्त हो गए तुम्हारे, ठीक है, अब कोई तुम्हारा केमिस्ट्री का होगा, कोई फिजिक्स का होगा, कोई मैथ्स का होगा। ठीक है, स्ट्रीम्स अलग अलग है तुम्हारी, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अगर तुम्हें कुछ प्लान करना है, सबको इकट्ठा लेके चलना है, तो बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस। पहले सबका देखना पड़ेगा, पांच बच्चों का कि कौन कब अवेलेबल है, कब मिल सकते हैं। लाइक अब मान लो तुम्हारे स्कूल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम मीटअप वगैरह करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो वो एक स्टेप में कभी लोग मिलते ही नहीं है। जनरली दो में, अभी दो से मिलोगे तुम, तीन से मिलोगे, फिर एक रह जाएगा, तो वो एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं। इसी केमिकल रिएक्शन में भी होता है। ठीक है, तो रिएक्शन विच अपेरेंटली सीम टू बी ऑफ 10th ऑर्डर इज एक्चुअली अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, ये जो तुम्हें दिख रही है 10th ऑर्डर की, लाइक इतनी बड़ी रिएक्शन है, बट ये किसकी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की है। तो ये बहुत शो कर रहा है कि जो रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में होती है वो पता कैसे चलेगा। ठीक है, अब ये शो कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो सारे स्टेप्स में हो रही है। अभी हमने पढ़ा कि एक स्टेप में हो सकती है, दो स्टेप में हो सकती है, तीन स्टेप में हो सकती है। ठीक है, अगर तीन तक मोलिक्यूल कोलाइड कर रहे होंगे तो वो एक ही स्टेप में हो जाएगी, मतलब कि तुम्हारी वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। बट अगर वो एक से ज्यादा स्टेप में होगी तो वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, दिस शो दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन अ क्वेश्चन कैन बी अराइज। सिमिलरली द ओवरऑल, जैसे कि अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल, चांसेस टू विन द रिले रेस कॉम्पिटिशन बाय अ टीम डिपेंड ऑन द स्लोएस्ट पोजीशन इन द टीम। Similarly, the overall rate is controlled by slow step in a reaction called rate determining step। देखो ये क्या बोल रहा है तुम्हें कि जो तुम्हारा स्लोअर स्टेप होता है वही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों होता है ऐसा, कि तुम अब डेली लाइफ में देखो, रिले रेस में पार्टिसिपेट किया है कभी, रिले रेस में, तो रिले रेस में क्या होता है कि हमारे दो या तीन, दो बच्चों को आपस में उनकी टांगों को ज्वाइंट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये ए है, ये बी है, इन दोनों की एक एक टांग आपस में बांध दी जाएगी। थ्री लेग रेस भी बोलते हो तुम जिसको।
अब वो किस पे डिपेंड करेगा, मान लो एक तो तुम बहुत फास्ट हो, दूसरे वाला जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कभी बनेगा ही नहीं। अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन बना के चलना है तो तुम्हारी रिएक्शन जो होगी वो उस पर डिपेंड करेगी कि वो कितना स्लो चल रहा है। इसीलिए जो हमारी रिएक्शंस भी हो रही होती हैं तो उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कि तुम जीतोगे या नहीं जीतोगे, वो तुम्हारे स्लो मेंबर पे डिपेंड करेगा। वैसे ही स्लोअर स्टेप जो होता है वही होता है तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे कि अगर हम क्लास में देखें, अब टीचर क्या कहती है कि जब सबका काम कंप्लीट होगा तभी मैं कॉपी चेक करूंगी, है ना। अब मान लो किसी ने काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा स्लो बच्चा है वो, उसने काम किया ही नहीं, तो जो तुम्हारी रेट है कि टीचर चेक करेगी या नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे हमने ले लिया H2O2, उसको हमने तोड़ लिया, मतलब कि आयोडीन की प्रेजेंस में कैटालाइज करा दिया एल्केलाइन मीडियम के अंदर, तो वो टूट गया तुम्हारा वाटर और O2 के अंदर। अब इसका जो रेट होएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे स्लोअर स्टेप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक ही स्टेप की रिएक्शन है तो इसमें एक पे ही डिपेंड करेगा जो कि तुम्हारे रिएक्टेंट होगी। तो रेट कैसे लिखते हैं ये तुम देख चुके हो अपनी प्रीवियस क्लास में, माइनस ऑफ डी ऑफ रिएक्टेंट मतलब H2O2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू में K इंटू में रिएक्टेंट की स्पीसीज लाइक H2O2 और आयोडीन माइनस, ठीक है। अब this reaction is first order with respect to both H2O2 and I minus। अब ये जो रिएक्शन है अगर हम H2O2 और I माइनस के रिस्पेक्ट में देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, बट ये क्या स्टेप शो कर रही है कि ये दो स्टेप में हो रही है। हमने सोचा कि जैसे H2O2 था वो टूट गया H2 और O2 के अंदर, तो उसमें एक ही रिएक्टेंट है, मतलब कि ये होनी तो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी हमने देखा तो, बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती ही नहीं है। तो ये होती कैसी है, यहाँ पे आता है मेन क्वेश्चन। तो दोनों स्टेप, अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक पहला स्टेप देखो एक सेकंड स्टेप देखो। अब जो दोनों स्टेप हैं वो क्या है, तुम्हारे बाइमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब कि दो स्टेप में वो रिएक्शन होने लग रही है। अब यहाँ पे जो आईओ माइनस, यहाँ पे तुम्हारा ये जो आईओ माइनस बना है ये वाला, ये क्या है, तुम्हारा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, ठीक है। ये फॉर्म्ड होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट की स्पेशल वो मतलब की डेफिनेशन कि स्पीशीज आईओ माइनस जो है वो इंटरमीडिएट है, जो कि फॉर्म्ड होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, बट अफेक्ट नहीं करेगी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में। ये कैटेलिस्ट की तरह है, कैटेलिस्ट क्या करते हैं, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, बट ये जो इंटरमीडिएट होते हैं ये रिएक्शन में ही फॉर्म्ड होते हैं, बट ना ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं और ना ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बस ये फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट वो डिटरमाइन करेगा तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि ये ही जो है वो तुम्हारा स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो जैसे तुम्हारा ए प्रोडक्ट था, ए रिएक्टेंट था, उससे तुमने क्या बनाया, बी बनाया, बी बना तुम्हारा इंटरमीडिएट, बी से तुम्हारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अब जो बी है वो तुम्हारा रिएक्शन के बीच में फॉर्म हुआ और वो फिर यूटिलाइज हो गया, जैसे आईओ माइनस था यहाँ पे फॉर्म हुआ और वो वापिस से रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज हो गया और तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। अब यही जो स्लोएस्ट स्टेप होएगा वही होएगा तुम्हारा इंटरमीडिएट वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ से कंक्लूड करना चाहें तो ऑर्डर क्या होता है, तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है मतलब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट मोलिकुलरिटी जो होती है वो जनरली तुम्हारी ना 0 होगी ना नॉन इंटीजर होगी, क्योंकि मोलिकुलरिटी की बात करो तो मोलिकुलरिटी क्या होती है, तुम्हारी मोलिकुलरिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करें। क्या 0 मोलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। या फिर आधा मोलिक्यूल कोलाइड करेगा, ऐसा तो नहीं होता ना, करेगा तो पूरा करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। और ऑर्डर क्या होता है, वो तो पावर होती है, तो पावर हो सकती है। अब ऑर्डर जो होता है वो एप्लीकेबल होता है एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, बट मोलिकुलरिटी जो होती है वो जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन पे ही लगती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब तुम देख लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे हमें पता ही नहीं चलेगा, तो उसके लिए सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तभी हम बता सकते हैं। तो अभी यहाँ से ना तुम्हारा मेन डिफरेंस आ सकता है ऑर्डर वर्सेस मोलिकुलरिटी, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें और पॉइंट्स चाहिए ना तो उसके लिए तुम उसको स्लाइड्स को भी देख सकते हो। जैसे कि अगर हम रिएक्शन को देखें तो ऑर्डर जो होएगा वो तुम्हारा स्लोअर स्टेप से दिया जाता है, ठीक है। बट मोलिकुलरिटी का जो स्लोअर स्टेप होता है वो सेम होता है एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अब तुमने बोला कि ऑर्डर जो होएगा वो स्लोअर स्टेप से हम दे सकते हैं,
ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होएगा वो तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा, पर जो तुम्हारी मोलिकुलरिटी होएगी वो तुम्हारी सेम हो सकती है एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद अब तुम्हारा एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, जो कि क्या है, जैसे यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये तो तुम खुद कर लोगे कि तुम्हें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या करोगे, दोनों की पावर्स को ऐड कर दोगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ये वाला हम लास्ट टॉपिक है ये जो पढ़ रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटिस दैट द कंसंट्रेशन, अब हमें पता है कि कंसंट्रेशन जो होती है वो डिपेंड करती है तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन पर। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द इंस्टेनियस रेट। अभी हमें पता है कि हम हमेशा इंस्टेनियस रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलरली टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको कन्वीनियंट नहीं है। लाइक अभी मान लो तुम्हें टाइम 0 पे चाहिए, फिर तुम्हें टाइम 0.2 पे चाहिए, तो तुम क्या हर एक बार मेजर करते जाओगे, कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा ये चीज़। तो इसीलिए, और इंस्टेनियस रेट को हम मेजर कैसे करते हैं, पहले उसकी स्लोप बनानी पड़ेगी, फिर उससे टेंजेंट से बेसिस पे तुम प्लॉट करो, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, रेट लॉ का हमने निकालने की मतलब सोल्व करने की कोशिश करी। हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को। अभी हमने स्टार्टिंग में 2 इक्वेशन पढ़ी थी, तुम्हारा एक इंस्टेनियस और एक एवरेज। एवरेज हमने इसलिए हटा दिया था क्योंकि उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलरली इंस्टेंट पे वो कांस्टेंट देता है तुम्हें वैल्यू। ठीक है, तो हम उसे ओवरऑल निकाल सकते हैं बस। और इंस्टेनियस हमने इसलिए इनकन्वीनियंट बोल दिया क्योंकि इसमें क्या होता है कि तुम्हारे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी बार मेजर करते जाओगे, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है। जो उसको मॉडिफाई करके हमने एक और चीज़ लाए, जो कि है तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जो कि तुम्हें क्या देता है, रिलेशन देता है डायरेक्टली मेजर द एक्सपेरिमेंटल डाटा, मतलब कि कंसंट्रेशन को डिफरेंट टाइम के साथ फिर डिफरेंट रेट कांस्टेंट के साथ तुम मेजर कर सकते हो, मतलब कि कंसंट्रेशन को डिफरेंट टाइम पे और रेट कांस्टेंट के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी वो डिफरेंट होगी, जो तुम्हारी डिफरेंट रिएक्शन रेट होती है। तो अब हम इसे मेजर कैसे करेंगे, लाइक 0 ऑर्डर के लिए अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगी और सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग होगी। तो आज हम 0 ऑर्डर के लिए डिस्कस करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो धीरे धीरे जाएंगे जीत की तरफ। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल है 0 पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि रेट जो है 0 ऑर्डर में, तुमने बोला रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है तुम्हारे कंसंट्रेशन के, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो रेट अगर तुम लिखने जाओ तो रिएक्टेंट का लिखेंगे माइनस का dr बाई में dt इज इक्वल्स टू kr0। ठीक है, अब कोई भी कांस्टेंट है, एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर 0 इज यूनिटी। अब किसी की भी पावर 0 होगी तो उसको हम बोल देते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 0 होती है, मतलब रेट जो होता है वो तुम्हारी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उसकी पावर क्या होगी 0। वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो k इंटू में 1 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम रेट लिखो यहाँ से माइनस की आर की वैल्यू निकालना चाहो तो यहाँ पे ले आओ के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट क्यों करते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं उनको हमें इंटीग्रेट कर देना, मतलब सबको ऐड कर देना। और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि बहुत सारे बड़े पार्ट हैं उनको छोटे छोटे पार्टों में काट देना है। लाइक एक एप्पल है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मान लो कि अभी तुम्हें वापस से, अभी मान लो एक सेब पड़ा तो तुमने क्या किया, उसे पार्ट्स में डिवाइड करके खिला दिया, सबको खिला दिया। अब मम्मी आने वाली है तो तुम्हें क्या लगेगा, पर किसी ने खाया ही नहीं है, अब वो ऐसे ही पड़ा है, मम्मी बोलेगी ये पूरा सेब काला हो गया, तो तुमने क्या किया, उन सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया वापिस और ऐसे ही रख दिया ताकि मम्मी को डांट ना पड़े। तो वही जब तुमने सबको ज्वाइन किया तो वो हो गया इंटीग्रेट कर दिया। और जब तुमने उसको काट के सबको दिया था, जब किसी ने नहीं खाया, तो वो हो गया डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, अब जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के टी डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, माइनस का के टी, और यहाँ पे क्या आ गया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया। अब टाइम 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा आर जी नोट होगा। आर जीरो क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आर जीरो इज इक्वल टू माइनस का के, टाइम 0 पे देख रहे हैं तो टी क्या हो गया, 0, तो तुम्हारा ये आ गया आई। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई, अब आई की वैल्यू को पुट करो यहाँ पे। ठीक है, अब आई की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, आर नोट के इक्वल आ गई। आई की वैल्यू आर नोट के इक्वल कैसे आई, ये समझ आ गया। तुम्हारा जो टाइम 0 है तो उस पर कंसंट्रेशन जो होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन ही होगी, उसको हमने बोल दिया है आर नोट। तो आर नोट इज इक्वल टू आई हो गया, तो हमने यहाँ पे आर नोट लिख दिया आई की जगह पे। ठीक है, माइनस का के टी प्लस में आर नोट।
ठीक है। उसके बाद जब हम तुम्हें कंपेयर कर रहे हो इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने बोला था कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इक्वेट कर दो। m क्या होता है तुम्हारा स्लोप, c क्या होता है तुम्हारा इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से तुम जब इसको इक्वेट करोगे तो तुम्हारी क्या आएगी इक्वेशन, तुम्हें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम ऊपर जाके कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है r, ठीक है, माइनस का के टी प्लस का आर नॉट। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, आर तुम्हें क्या बनाना है, आर और टी के बीच का ग्राफ बनाना है। यहाँ थोड़ा साइड में कर लो, आर और टी के बीच का ग्राफ बना है तो तुम्हारी स्लोप क्या होगी माइनस का के, और इंटरसेप्ट क्या हो गया आर नॉट, तो यही तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो रिलेटिवली अनकॉमन होती है, बट दे कैन अकर, अब ये जो होती है बहुत अनकॉमन होती है, बट ये स्पेशल कंडीशन में ही अकर होती है, और कुछ एंजाइम्स और कैटेलाइज भी चाहिए होते हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए। जैसे कि अभी तुम्हें अमोनिया है उसको ब्रेक कराना है, डिकम्पोज कराना है N2 और H2 के अंदर, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चाहिए होगी, हॉट प्लेटिनम सरफेस चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। इन दिस रिएक्शन प्लेटिनम मेटल जो होगा वो करेगा कैटेलिस्ट की तरह, जब जैसे ही हाई प्रेशर हुआ तो मेटल सरफेस जो होगा वो सैचुरेट हो जाएगा तुम्हारे गैसियस प्रेशर के साथ। सो फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया। मतलब कि ये कहना जा रहा है कि जो तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन पे होती है, मतलब ये जो होती है इनको कराना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। ठीक है, और ये जो होती है ना ये जनरली एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होती है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हो जाएंगे। जैसे अमोनिया है, अगर तुम जनरल एग्जांपल भी लो अमोनिया का, तो अमोनिया के लिए भी तुम्हें एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है, मतलब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और कैटेलिस्ट भी चाहिए होता है। ठीक है, यही तुम्हारा हो गया यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म। ठीक है, इसके बाद हम कल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जोश के साथ। पढ़ते रहो, खुश रहो, बाय बाय।